हेलो गाइस, मैं अमर स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अम्मा पे। आज मैं बात करूंगा आपके साथ सेंटेंस के कुछ फैक्ट्स जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं बिना देरी किए। ठीक है भाई, सेंटेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। बोलोगे सर ये तो आपने पहले ही बताया था। नहीं भाई, वहां पे मैंने सिर्फ वर्ब के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में। तो बोलोगे सर सब्जेक्ट तो मुझे आता ही है, अब अदर वर्ड तो थोड़ा सा नया है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए बहुत सारी चीजें होंगी ना जो आपको आता होगा, बट वो मुझे बताना ना, क्योंकि एक लोगों के लिए नहीं, ये बहुत सारे लोगों के लिए है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा सब्जेक्ट की कि भाई ये जो सेंटेंस में जो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट आया ये है क्या। ठीक है, तो जनरली आमतौर पे बोला जाता है कि जो भी काम करता है ना वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन भाई ये अधूरी सी बात है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि राम एक विद्यार्थी है, ठीक है, अगर मैंने ये बोला तो यहाँ पे राम तो कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी राम तो सब्जेक्ट है ना। ठीक है, हाँ, अगर मैं बोलता हूं कि राम स्कूल जा रहा है तो यहाँ पे ये काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है। तो एक जगह तो आप सही हुए कि जो काम करता वो सब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। अब मेरा क्या कहना है वो सुनिएगा आप, कि जिसके बारे में बातें हो रही हो सेंटेंस में, जिस वर्ड के बारे में बातें हो रही हो वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे राम के बारे में विद्यार्थी हो रहा है, कौन विद्यार्थी है तो राम विद्यार्थी है, कौन स्कूल जा रहा है तो राम स्कूल जा रहा है। हो गया ना बात है। जिसके बारे में सेंटेंस में बातें की जाए वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ a word about which we talk about। क्या भाई इसका मतलब कि ऐसा वर्ड जिसके बारे में सेंटेंस में बातें की जाती है ना, जिसके बारे में हम बोलने की कोशिश करते हैं, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मैं हिंदी में भी लिखने की कोशिश कर देता हूँ, है ना। देखिए ऐसे वर्ड्स जिसके बारे में सेंटेंस में बातें की गई हो, है ना, सेंटेंस में बातें की गई हो। ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि सब्जेक्ट की जगह पे किन किन ये जो वर्ड्स है ना, ये कौन कौन से वर्ड्स सब्जेक्ट की जगह पे आ सकते हैं। तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम तो जरूरी सुना होगा। उसमें आप नाउन देखते हैं, प्रोनाउन देखते हैं, एडजेक्टिव देखते हैं। तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच के किन किन फैक्टर्स का यूज हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे कर सकते हैं। तो देखिएगा भाई, सब्जेक्ट की जगह पे ना आपने हमेशा देखा होगा नाउन या प्रोनाउन का यूज होते हुए। ये कॉमन है कि हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन का। देखिए भाई, नाउन ही है ना जिसके बारे में बात किया जा सकता है, नाउन ही है ना जिसके जो काम कर सकता है, और प्रोनाउन तो नाउन के बदले ही आता है। तो जहां पे नाउन का यूज हो सकता है वहां पे प्रोनाउन का भी यूज डेफिनेटली है कि होगा। और ये आपको पता भी होगा कि सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। लेकिन एक और चीज का यूज किया जाता है जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं कि सब्जेक्ट की जगह पे किन किन चीजों का यूज किया जाता है। व्हाट शुड बी यूज एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो तीन चीजें आई, एक नाउन हुआ, एक प्रोनाउन, ये दोनों आपने ही बताया। तीसरा मैं बताता हूं कि वर्ब का भी यूज एज अ सब्जेक्ट किया जा सकता है। लेकिन वर्ब का यूज जब एज अ सब्जेक्ट किया जाता है ना, तो उसको जैसा वर्ब होता है वो उसे वैसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो गलती हो जाएगी। देखिए भाई, जैसे आपने बोला कि ये वर्ब ये अदर वर्ब, तो ये तो सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब आ गया। ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। तो क्या करना होगा, इस वर्ब को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना भाई। ऐसा कोई किसी वर्ड में चेंज करना पड़ेगा ताकि इसका यूज एज ए सब्जेक्ट किया जा सके। तो इसके लिए इस वर्ब को बोला जाता है नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि हम लोग इस वर्ब को क्या करते हैं, नाउन इक्विवेलेंट बनाते हैं। जब भी सब्जेक्ट की जगह पे क्या यूज करना हो, वर्ब का यूज करना हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नाउन इक्विवेलेंट का। बोलोगे सर किसी भी वर्ब को नाउन इक्विवेलेंट कैसे बनाया जा सकता है, तो हम लोग इसी के बारे में तो बात करने के लिए यहाँ पे आए ही थे। और सारी चीजों से तो आप कभी ना कभी वाकिफ हुए होंगे, बट ये चीज आपके लिए नया होगा। तो नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, दो चीजें होती है। ये आपने सुना होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये नाउन इक्विवेलेंट होता है। इन्फिनेटिव आपने जरूर सुना होगा, और एक दूसरा होता है जेरेंड। अब देखिए ये अलग अलग नहीं है, आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं एक ही वर्ब के लिए। ठीक है,
तो इन्फिनेटिव बनता कैसे भाई? तो किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर आप टू लगा देते हैं ना तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। और इस टू प्लस V1 का यूज आप एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब आपने V1 के पहले टू लगा दिया तो वो क्या बन गया? नाउन इक्विवेलेंट। यानी कि ये जो वर्ड अब बन गया टू लगाने के बाद, वो कैसा काम करने लगा? नाउन के समान, यानी कि नाउन का जैसा काम करने लगा। और नाउन तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता ही होता है। और दूसरा मैंने बोला जेरेंड, तो जेरेंड कुछ नहीं भाई, V1 में जब आप ING ऐड करते हो ना, ये V4 नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट की बातें हो रही है ना, ये जेरेंड है, ये जेरेंड है। जब भी किसी भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज एज ए सब्जेक्ट हो तो उसको क्या बोला जाता है? जेरेंड बोला जाता है। यानी कि किसी भी वर्ब को अगर सब्जेक्ट की जगह यूज करना हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 2 + V1 करके या फिर V1 + ING करके। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने ये बहुत ही लोगों से ये सुना होगा कि दौड़ना लाभदायक है ना भाई। अब इसको अगर हमें इंग्लिश में बताना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ? देखिए, दौड़ने के बारे में ही तो बातें हो रही है ना, और जिसके बारे में बातें हो रही है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो भाई हिंदी में तो आपने दौड़ना लिख दिया तो ये गलत नहीं हुआ, बट अगर आप इंग्लिश में इसको रन इज यूजफुल बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो भाई सही कैसे होगा? अभी तो मैंने बताया ना कि आप इस वर्ब को क्या करो? नाउन इक्विवेलेंट बना दो। और नाउन इक्विवेलेंट बनाने का कितना तरीका? दो तरीका, इन्फिनेटिव और जेरेंड। तो इन्फिनेटिव या तो इन्फिनेटिव बना दीजिए या जेरेंड बना दीजिए। तो अगर मैं इस रन के पहले टू लगा दूं तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। या फिर इसके बदले मैं क्या बोल सकता हूँ? रनिंग इज यूजफुल। आपने बहुत जगह इसे लिखा हुआ देखा होगा, रनिंग इज यूजफुल। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ये ING फॉर्म में रनिंग लिखा हुआ है, ये V4 नहीं है, ये जेरेंड है, क्योंकि इसका यूज एज ए सब्जेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इतने से बातें समझ में आई। ये था कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या चीजें यूज की जाती है। तो नाउन तो आप करते ही हो, क्योंकि भाई नाउन के बारे में ही बातें की जा सकती है, नाउन काम कर सकता है। और नाउन हो रहा है तो प्रोनाउन तो होगा ही, क्योंकि नाउन के बदले ही हम लोग, जब हमें नाउन का रिपीटेशन बार बार नहीं करना होता है, रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। तो प्रोनाउन का भी यूज किया ही जा सकता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? नाउन इक्विवेलेंट, जिसको दो तरीके से करते हैं, इन्फिनेटिव और जेरेंड। इन्फिनेटिव क्या हो गया भाई? किसी भी V1 के पहले क्या कर दोगे? टू लगाओगे, और V1 के बाद ING लगाओगे तो क्या बनेगा? जेरेंड बनेगा। और ये दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों बस एक ही है। आप इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हो और जेरेंड का भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो बातें थी सब्जेक्ट की। अब मैं बोलूंगा कि मैंने अदर वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा है। ठीक है, आप लोग अक्सर इसे जानते होगे कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, बट मैं अदर वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की। देखिए, अदर वर्ड, तो भाई सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अदर वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा क्यों। देखिए भाई, कोई भी सेंटेंस होने के लिए वर्ब का होना ही जरूरी है। वर्ब अगर लिखा हुआ है, सिर्फ गो भी मैं लिख रहा हूं ना, तो ये भी सेंटेंस है ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जरूरी नहीं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हो या अदर वर्ड हो, बट आप सेंटेंस जोड़ भी सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं यू गो टू दिल्ली, ठीक है, और एक जगह मैं लिख रहा हूं यू आर बीटिंग, दो अलग अलग सेंटेंस है। ध्यान से देखिए, तो यहां पे देखिए कि एक्शन हो रहा है, जाने का एक्शन हो रहा है ना, बट आपके जाने से ये जा रहा ना, यू क्या कर रहा है? जा रहा है। तो ये जब जा रहा है तो इसका इफेक्ट इस दिल्ली पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। अरे भाई, आप दिल्ली जाओगे तो आपका इफेक्ट थोड़ी ना दिल्ली पे हुआ। हाँ, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए कि आप इसे पीट रहे हो, तो जब भाई आप इसे पीट रहे हो तो पीटने पे इस पे कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ना। तो जब भी सेंटेंस में एक्शन का इफेक्ट आने वाले वर्ड्स पे पड़े, जब भी किसी सेंटेंस के एक्शन का इफेक्ट आने वाले वर्ड्स पे पड़े तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जब इफेक्ट ना पड़े तो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का एक मैं और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि अरे सर ये दिल्ली तो कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया। तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं बोलूं यू आर अ डॉक्टर। देखिए भाई, कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसके कोई अच्छा दिख रहा है तो उसको बोल दिया अरे यू आर लुकिंग सो गुड, यही कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। आप किसी भी इंसान के बारे में जो भी चीजें बोल रहे हैं ना, वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो बुरा है अच्छा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे बोला कि यू आर अ डॉक्टर,
आप एक क्या हो, डॉक्टर हो। तो मैंने इसके बारे में बातें की है। अब ये कोई एक्शन कर ही नहीं रहा, अब एक्शन नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती तो करवाओगे नहीं ना, जो सेंटेंस में लिखा होगा वही आपको देखना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये जो हमारा अदर वर्ड बचा, अब ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि आप किसी को कोई उसको उसके बारे में कुछ बोलते हैं कि वो क्या है, कैसा दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और देखिए भाई सेंटेंस में ये सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ये अदर वर्ड ही तो है ना, यानी कि अदर वर्ड कितने टाइप का, दो टाइप का, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कब होगा, अदर वर्ड कितने टाइप का हो गया, एक हो गया ऑब्जेक्ट और एक हो गया कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कब होगा, जब सेंटेंस में एक्शन हो, जब सेंटेंस में एक्शन हो और उस एक्शन का इफेक्ट किस पे हो, आने वाले वर्ड्स पे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट पे आने वाले वर्ड्स पे किसका इफेक्ट नहीं हो, एक्शन का इफेक्ट नहीं हो, और अगर एक्शन ही नहीं हुआ है, और जब एक्शन नहीं हुआ है तो इफेक्ट होने की तो बात ही नहीं है, तो दो केस में कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो एक्शन हुआ और एक्शन का इफेक्ट नहीं हुआ, या फिर एक्शन ही नहीं हुआ सेंटेंस में, कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों आ सकता है तो उसको ऑब्जेक्ट से बोलना कहां तक सही होगा, नहीं होगा ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे अदर वर्ड क्यों बोला, क्योंकि अदर वर्ड के जगह पे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है ना। तो मैंने सब्जेक्ट के बारे में अभी बता दिया, वर्ब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने वर्ब्स के बारे में बताया है, अच्छे से बताया आपको। और तीसरा चीज मैंने अदर वर्ड बताया कि अदर वर्ड क्या होता है। अगर वो उस पे, अगर इस वर्ड पे एक्शन का इफेक्ट हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर एक्शन का इफेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो भी कमेंट करके बताइए, अगर कहीं डाउट हुआ है फिर भी आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, मैंने आपको अच्छा समझाया हो, तो आप लाइक बटन को जरूर दबा दें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं, अच्छे से आपके साथ अच्छे अच्छे फैक्ट्स शेयर कर सकूं। थैंक यू।